बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जो हैं वो अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कल के लेक्चर के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कल आप लोगों ने आप लोगों का टेस्ट था और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जो है वो इस टेस्ट को दिया ऑनलाइन, और बहुत से बच्चों ने जो है वो अपना अकाउंट भी रजिस्टर किया साइट पर। तो उन बच्चों के लिए गुड लक जिन्होंने टेस्ट दिया, और उसके बाद उनके नंबर्स जो हैं वो मैं देख रही थी, मोस्ट स्टूडेंट्स के अच्छे थे। तो जिन स्टूडेंट्स से नहीं हो पा रहा था या कुछ उनका टेक्निकल इश्यू आ रहा था या मे बी उनकी मेल आईडी में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनके लिए ये है कि अभी फ़िलहाल वो छोड़ दें। आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो उनको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों ने बॉदर नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो आप लोग इस तरफ आ रहे हैं, आप लोगों को कंप्यूटर यूज़ करना आ रहा है, आपको इन हालात में जो है आप लोग यूज़ करना सीख रहे हैं चीज़ों को। तो बच्चों, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये एक अच्छी चीज़ है कि इससे आप लोगों को टेक्नोलॉजी को जो है वो यूटिलाइज़ करना आ रहा है, दैट्स गुड। उसके बाद जो है वो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो है वो एक बच्ची ने क्वेश्चन किया था, उसका मैं आंसर देती चलूँ। फिर हम आज जो है वो अपना चैप्टर 7 दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम स्टार्ट करेंगे। उस बच्ची का क्वेश्चन ये था कि मैम, बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके बाद जो है वो उसमें स्टिल खाली शेल्स जो हैं वो मौजूद रहते हैं। तो हम कैसे ये कह लेते हैं कि अगर कोई एटम, फॉर एग्जांपल अगर सोडियम का एटम है, सोडियम का एटम जो है अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो लूज करने के बाद हम कहते हैं कि उसका शेल रिमूव हो जाता है। तो फिर वो जो खाली शेल वाली बात थी वो क्या थी? क्या वो चीज़ फिर एटम के साइज़ को इफ़ेक्ट नहीं करती? तो उस बच्ची का क्वेश्चन ये था। तो बच्चे, उसका आंसर ये है कि जब हम खाली शेल्स के अवेलेबल होने की बात करते हैं, वो उस टाइम पे जब कोई एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी शेल से हाई एनर्जी शेल की तरफ मूव ऑन कर जाएगा, ठीक है? लेकिन जब आप एटम के साइज की बात करेंगे, एटम के रेडियस की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ खाली शेल्स जितने मर्जी अवेलेबल हों, ठीक है? उससे हमारा कंसर्न नहीं है। हमने एटम के साइज को डिटरमिन करने के लिए उसके न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल तक जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, साइज के लिए आपने वही चीज डिटरमिन करनी है जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जिस शेल में रिजाइड कर रहा है, जो कि उसकी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है? जो नंबर ऑफ अवेलेबल खाली ऑर्बिट मौजूद है वो जितने मर्जी रहे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम जीरो अकॉर्डिंग टू क्वांटम केमिस्ट्री, ठीक है? तो ये आपके नेक्स्ट या हाई लेवल का कंसेप्ट है, उस तरफ हमने नहीं जाना है। तो बेशक खाली शेल जितने मर्जी अवेलेबल हों, लेकिन जब एटम के साइज की हम बात करते हैं, तो बच्चे, एटम के साइज को हम उसके न्यूक्लियस से लेके ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जिस आउटर मोस्ट शेल में एग्जिस्ट करेगा, वहां तक का डिस्टेंस जो है वो काउंट किया जाएगा। और जब आप आयनिक रेडियाई की बात करेंगे और आइंस की फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो आइंस की डेवलपमेंट तभी होती है जब उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के नतीजे में उसका एक शेल रिमूव हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो नीचे वाला शेल होगा वहां तक, न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल तक जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रहेंगे बाकी मानदा, वहां तक जो है वो उसका आयनिक रेडियाई कैलकुलेट किया जाएगा। होपफुली आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो बच्चे आप जो है वो डिस्कस कर सकती हैं मुझसे कॉल करके, ठीक है? तो आज जो है बच्चों हम चैप्टर नंबर 7 दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैम, आपने चैप्टर 2 स्टार्ट क्यों नहीं किया, हम चैप्टर नंबर 7 की तरफ क्यों मूव ऑन कर रहे हैं? तो बच्चों, चैप्टर नंबर 7 जो है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये आपकी मेजर है इसके अंदर, और इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. So that's why I have decided that I should start this chapter so that you may learn the different topics about that सब्जेक्ट, ठीक है? तो अब हम जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते वक्त जो है वो हमें ये पता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, उनको हम दो मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं। वन क्लास इज नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अदर क्लास इज नोन एज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
ठीक है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड? सो लेट्स स्टार्ट। तो ऑर्गेनिक अच्छा, इस चैप्टर के हम स्टार्ट करने के लिए आपसे एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी बच्चों, आप इस चैनल के लिंक को मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल्स में या अपने रिलेटिव्स में जो है वो शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट का जो है वो भला हो सके इस चीज से। ठीक है, और साथ उनको चैनल को सब्सक्राइब करवाना मत भूलिएगा। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताओ कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ठीक है, तो बच्चों माजी में ये ख्याल किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको आप एनिमल से या प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या हो, अगर प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनको जो पिछली सदी के जो साइंटिस्ट थे वो ये कहते थे कि ये जो हैं वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं और इनके अंदर उन्हें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती थी। ठीक है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका ये नजरिया था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि मिनरल्स हैं या मिनरल सोर्सेज में जैसे आपके डेड प्लांट्स आ सकते हैं, या आप ये कह लें कि जिनमें वुड आ सकती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स या जो मिनरल सोर्सेज से जो कि जमीन से खुदाई करके जो भी नमकियात या मादनियात किस्म की जो चीजें निकाली जाती थी जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद ना हो, उस जमाने में इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरह से क्लासिफाई किया जाता था। ठीक है, तो अब हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो देखेंगे। ये जो है वो आपके सामने एक साइंटिस्ट है, इनको अभी आप फर्दर आगे चल के देखेंगे। अभी फिलहाल जो है वो तकरीबन 200 इयर्स अगो पहले कुछ साइंटिस्ट ने ये रिकग्नाइज किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनकी ओरिजिन और उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पे। तो यही चीज आपको मैंने यहाँ पर जो है वो डिस्क्राइब की कि इन साइंटिस्ट ने इस तरह से इन दो कैटेगरीज में कंपाउंड को डिवाइड किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं उन साइंटिस्ट के नजदीक जो कि लिविंग थिंग्स जिनमें क्या आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, इनसे हासिल किए जाते हैं। ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों वो किससे हासिल किए जाते थे, नॉन लिविंग या फिर मिनरल सोर्सेज से। तो अब जो है वो ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वो साइंटिस्ट हैं बच्चों जिन्होंने जो है वो सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी को जो है वो प्रेजेंट किया था। तो इन साइंटिस्ट का ये नजरिया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो और जिनका सोर्स क्या हो, प्लांट्स और एनिमल हो, और प्लांट्स और एनिमल्स क्या है आपके पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये जो जिन साइंटिस्ट ने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की उनका कहना ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा लिविंग थिंग से हासिल किए जाते हैं। ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग से हासिल किए जाते हैं। दूसरी वर्डिंग में इनका कहना ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर आप सिंथेसिस की बात करेंगे, इनकी तैयारी की बात करेंगे, तो दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहा मैंने, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कभी भी तैयार या प्रिपेयर नहीं कर सकते, किससे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो इसको अब हम देखते हैं फर्दर। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो you students must note this definition or highlight it in your textbooks, so you may note it. And what is the definition of this theory? This theory says that organic compounds could be manufactured only by and within living things. के organic compound को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदारों में तैयार कर सकते हैं। And these compound could never be synthesized from inorganic material. यानी अभी हमने क्या बात की कि ये जो organic compounds होते हैं इनको हम किससे तैयार कर सकते हैं, फ्रॉम लिविंग थिंग्स से, जो कि हमारे पास क्या है, प्लांट्स हैं, और क्या है बच्चों हमारे पास एनिमल्स हैं। सिर्फ और सिर्फ हम इन्हीं से ही इसको तैयार कर सकते हैं। जो हमारे पास मिनरल सोर्सेज हैं, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनसे हम इनको तैयार नहीं कर सकते। इस तरह से इस थ्योरी को क्या नेम दिया गया, वाइटल फोर्स थ्योरी का। और इस वक्त एक और चीज आपको इंटरेस्टिंग बताती चलूं, इस जमाने में उन लोगों का ख्याल ये था
कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ पोशीदा फोर्सेस होती हैं, कुछ गैबी कुव्वतें होती हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिंदा जानदारों से हासिल करती हैं। तो इसीलिए ये छुपी हुई कुव्वत थी, या उन जमाने के लोगों ने, क्योंकि ज्यादातर जो लोग थे उस जमाने में वो सुपरस्टिशियस थे, तो वो ये कहते थे कि ये एक गैबी ताकत है, एक गैबी कुव्वत है जिसकी वजह से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ जिंदा जानदारों से हासिल करते हैं। क्योंकि ये छुपी हुई फोर्स थी, इसलिए इस थ्योरी को क्या नेम दिया गया, वाइटल फोर्स थ्योरी का जो है वो नेम दिया गया। बट बाद में जो है वो साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिक वुलर, ठीक है, फ्रेडरिक वुलर आए और उन्होंने ये जो कंसेप्ट था वाइटल फोर्स थ्योरी का, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के हवाले से था कि इनको आप सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं, उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। और इन्होंने किया किया उन्होंने किस तरह से, यहाँ देखिए बच्चों, ये एक कंपाउंड है आपके पास जिसका नेम क्या है, यूरिया। यूरिया का फार्मूला नोट डाउन कर लें पहले कि ये नाइट्रोजन NH2 है, यहाँ भी सिर्फ NH2 है, यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ बच्चों यहाँ कार्बन डाल लेना है आपने, ठीक है, ये कार्बन होता है यहाँ पे और यहाँ पे ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो यूरिया क्या है याद रखिएगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसको क्यों कह रहे हैं, बिकॉज द यूरिया कंटेन दी two main element which represents organic compound, that is carbon and hydrogen। तो कार्बन का और हाइड्रोजन का जो है अगर इस तरह से कंपाउंड एग्जिस्ट करें तो वो जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो यूरिया क्या है आपके पास, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और यूरिया पाया किस में जाता है, वो कहते हैं कि यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट इज एग्जिस्ट इन द यूरिन ऑफ मैमल्स। और उसने क्या किया, उन्होंने यूरिया को सिंथेसाइज किया, यूरिया को जो है वो सिंथेसाइज किया, किससे सिंथेसाइज किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे क्या है, दैट इज अमोनियम सायनेट, NH4CNO। इसका नेम क्या है बच्चों, अमोनियम सायनेट है। और अमोनियम सायनेट क्या है, एक मिनरल ओरिजिन का कंपाउंड है। यानी ये जो है मिनरल ओरिजिन से क्या मुराद है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी पहले क्या कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस आप किससे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। लेकिन इस साइंटिस्ट ने, जिनका नेम क्या है बच्चों, फ्रेडरिक वुलर है, उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इस तरह से इन्होंने इस वाइटल फोर्स थ्योरी को आकर रिजेक्ट कर दिया। और इनका वर्क जो है वो हिस्ट्री में किस नेम से मशहूर हुआ, वुलर्स के वर्क से। उसके बाद बच्चों टाइम जो है वो गुजरता गया और इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है वो एक मॉडर्न डेफिनेशन जो है वो डेवलप हो गई। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन ये कहती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of the compounds of carbon and hydrogen and their derivatives। यानी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि बेसिकली किस चीज को डील करती है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को एंड हाइड्रोजन को, ठीक है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी आपको मैंने पीछे बताया कि दो मेन एलिमेंट्स की स्टडी है, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो बच्चों आप लोगों ने इसको भूलना नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या चीज आती है, कि इसमें मेजर टू एलिमेंट्स आते हैं, वन इज कार्बन एंड अदर इज हाइड्रोजन। अगर ये दोनों एलिमेंट इकट्ठे हों तो इनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों एक वर्ड बारहा आपको मिलेगा, आप अगेन एंड अगेन इस वर्ड के बारे में फेमिलियर होंगे, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन रेफर these two elements, so we are going to discuss the organic chemistry in detail, so you will people should have to know about it in detail कि what is the mean of हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है वो किसको रेफर कर रहा है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन को। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आ रही है, कि स्टडी आ रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो वर्ड है डेरिवेटिव, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेरिवेटिव को उर्दू में बोला जाता है अखज किया जाना, इससे ड्राइव किया जाना या इसी से फर्दर पैदा किया जाना। किससे पैदा किया जाना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन हमारे पास एक मेन एलिमेंट है, ठीक है। इनका अगर आप मजीद रिएक्शन करवाएं किसी और कंपाउंड से और उसके नतीजे में कोई और कंपाउंड पैदा हो जाए जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन तो मेन रहे ही, लेकिन इसके साथ डिफरेंट कंपाउंड्स में कोई डिफरेंट एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो जाए तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास, आपको यहाँ पे
कुछ एग्जाम्पल जो है वो शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। जैसे यहाँ देखिए हमारे पास जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन इसके अलावा इधर और भी कंपाउंड मौजूद हैं, जिसमें ऑक्सीजन आ गया है, सल्फर आ गया है, क्लोरीन आ गई है। तो इसको अभी आप आगे चल के फंक्शनल ग्रुप की हेडिंग में पढ़ेंगे। जैसे ये देखें, ये एसिड फंक्शनल ग्रुप है, इसी तरह जो है ये इमीन फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से ही फर्दर अगर कार्बन का रिएक्शन आप किसी और एलिमेंट से कर देते हैं बच्चों, तो ये इसके डेरिवेटिव कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों बेसिकली ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर स्टडी की जाती है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की, जिसको आप बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स की। तो डेरिवेटिव्स के ऊपर जो है वो आपकी पूरी बुक के अंदर वन बाय वन जो है वो चैप्टर मौजूद है, और आप एक एक फंक्शनल ग्रुप के हवाले से जो है वो इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उसकी तरफ जाने से पहले हम इस चैप्टर में जो है वो कुछ आपको लाइफ मॉलिक्यूल्स के हवाले से बताने हैं, ताकि आपको पता चले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, हम ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये हमारी जिंदगी का, हमारी लाइफ का पार्ट बनाती है। कैसे? देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स है, अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स है। आप जानते हैं प्रोटीन से हमारे हेयर्स एंड नेल्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड से हमारी बॉडी का एक मेजर पार्ट बनता है, अमाइनो एसिड्स हमारी खुराक में मौजूद हैं, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए ये हेरिडिटी प्रोटीन्स होती हैं। तो इस तरह से ये पूरी लाइफ के ये सारे कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मौजूद होते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमारी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद हमने अभी बात की कि हाइड्रोकार्बन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि अगेन एंड अगेन अब आपने माइंड में फिक्स कर लीजिएगा कि जब भी वर्ड आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आपके माइंड में फौरन से क्लिक कर जाना चाहिए। इससे मुराद दो एलिमेंट है, दैट इज वन इज कार्बन एंड अदर इज हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के ये दो एलिमेंट जो हैं वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप इसकी बात करें तो कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड है। अब मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों है और इस तरह से क्यों एग्जिस्ट करता है, तो बच्चों याद रखिएगा कि वन थिंग इज कि कार्बन जो है ये किस ग्रुप का मेंबर है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, आपको बताया था कि किस ग्रुप से बिलोंग करता है ये। इसका जो ग्रुप होता है ग्रुप नंबर 4, इट मीन इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इट हैज द एबिलिटी टू मेक 4 बॉन्ड विद अदर एटम्स। ठीक है, कार्बन ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ इट्स ऑक्टेट इट ऑलवेज मेक अ 4 बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बच्चों आप लोगों ने दो बातों का ख्याल रखना है बहुत अच्छे से, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद मेन कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं। अदर थिंग इज दैट कार्बन ऑलवेज मेक अ 4 बॉन्ड। इस चीज को अपने जहन में नक्श कर लीजिएगा कि आप जब भी कार्बन को देखेंगे तो कार्बन हमेशा अपने इर्द गिर्द में टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 से बॉन्ड कम नहीं होने चाहिए। अगर एक भी जगह पर बच्चों कार्बन का बॉन्ड आपने कम बना दिया, इट मीन यू डोंट हैव द कंसेप्ट ऑफ टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम। तो आपको अगर इस कंसेप्ट में या इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आगे चलना है, तो आपको इस हवाले से बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अदरवाइज बच्चों आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेन जो है वो वैलेंसी, दैट इज द कार्बन की जो वैलेंसी है उसको आपने सेटिस्फाई करना है। इसकी वैलेंसी को टोटल 4 रखना है। यहाँ देखिएगा, यहाँ कार्बन जो है खुद एक है, लेकिन इसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया, इट मीन इसका 1 बॉन्ड। सेकंड बॉन्ड इसने दूसरे कार्बन से बनाया तो 2 बॉन्ड, एंड अदर 2 बॉन्ड जो है वो इसने इस कार्बन से बनाए, तो टोटल इसके कितने बॉन्ड हो गए? 4 बॉन्ड। तो आप हर जगह पर कैलकुलेट कर लीजिएगा, किसी भी जगह पे आपको कार्बन के बॉन्ड कम नहीं मिलेंगे। अगर आपने ड्रॉ करते वक्त एक भी बॉन्ड कार्बन का कम बनाया तो आप जो है आपका स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को हमारे जो क्लास में पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगती है। उनकी रीजन ये होती है, वो अक्सर इनसे अगर पूछा जाए तो बच्चे ये बताते हैं कि मैडम हमें नहीं समझ आती कि बॉन्ड किधर बनाएं। तो जब तक आपका माइंड बच्चों, ऑर्गेनिक में मेन चीज होती है कंसेप्ट। आपके माइंड में जब तक कंसेप्ट नहीं होगा आप इस चैप्टर में मूव ऑन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मूव ऑन करने के लिए आपके माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए डिटेल के साथ, कि आप कैसे जो है वो अपने इस लेक्चर को डिलीवर कर पाओगे। तो उसके लिए जो है वो आपको
इसके हवाले से डिटेल में कंसेप्ट हो कि कार्बन ने हर सूरत में 4 बॉन्ड बनाने हैं। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं जिसमें जब वो आयंस बनाएगा, कार्बोनाइन बनाएगा या कार्बीन बनाएगा, तब उस सूरत में जाके उसकी वैलेंसी कम हो सकती है। अदरवाइज नॉर्मली जो इसके कंपाउंड होते हैं उनमें इसकी वैलेंसी हमेशा आपको 4 ही मिलेगी और आपने हमेशा इसकी वैलेंसी को 4 ही सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, ठीक है। कार्बन में की क्या है, ये टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। क्योंकि ये नंबर ऑफ 4 बॉन्ड बनाएगा तो ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन से लिंक हो सकता है। इसी तरह यहाँ देखिएगा, ये स्ट्रक्चर है आपके पास बेंजीन का। इसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से लिंक हुआ है, फिर ये कार्बन नेक्स्ट कार्बन से लिंक हुआ है। या अगर आप दीगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि कार्बन की अपने दूसरे कार्बन आइटम से मिलने की एबिलिटी, एक कार्बन की दूसरे कार्बन से मिलने की एबिलिटी क्या कहलाती है, कैटिनेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, या ये कहलाती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। ये बात आपको मेरा ख्याल है मैंने डिफरेंस जब आप हाइड्रोजन के लिखवाए थे ग्रुप 4 के साथ, तब वहां पे मैंने आपको ये पॉइंट ऐड करवाया था, तो उम्मीद करती हूँ आपको वो बात याद होगी। अब यहाँ पे आप डिटेल में दे सकते हैं कि कुछ बच्चों को लगेगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो होगा ही कि इसने अगर वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है, लेकिन कार्बन का मेन लिंक अगर दूसरे कार्बन से हो, दूसरे का तीसरे से हो, तो कार्बन की एक दूसरे के साथ ये जो लिंक अप होने की एबिलिटी होती है बच्चों, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। और आप जानते हैं इस कैटिनेशन का बच्चों इसके स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट होता है, इसका इफेक्ट ये होता है कि ये कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक अप होते होते लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो है वो बना लेता है। यही वजह है इस वक्त नेचर में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि लॉन्ग चेन या रिंग बनाता है और इसकी जो है वो सेल्फ लिंकिंग की एबिलिटी जो है वो पाई जाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि कार्बन जो है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ कार्बन से लिंक हो, बल्कि कार्बन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनमें कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ किस तरह से लिंक अप होता है, डबल बॉन्ड। जैसे आप ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाता है। इसी तरह कार्बन जो है वो सल्फर के साथ भी डबल बॉन्ड बनाता है। कार्बन के अंदर एबिलिटी नाइट्रोजन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाने की होती है। तो बच्चों कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं इस वर्ड में जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स ऑलवेज रेफर टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर कोई दो एटम आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाए देन दे आर नोन एज मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि मल्टीपल बॉन्ड्स बच्चों हम किसको बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, और किसी भी दो एलिमेंट में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं कि उनके अंदर जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स की एबिलिटी एग्जिस्ट करती है। इस तरह से जो है वो कार्बन ना सिर्फ अपने प्रीवियस कार्बन के साथ सिंगली ज्वाइन हो सकता है, बल्कि ये एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है। अगर वो डबल बॉन्ड बना सकता है या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स। और ये मल्टीपल बॉन्ड्स जो है वो सिर्फ कार्बन टू कार्बन ही नहीं बल्कि सल्फर, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है। अब आप बच्चों आपके लिए एग्जांपल्स जो है वो सिर्फ आपको कंसेप्ट डिलीवर करने के लिए यहाँ इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। आप बेशक इन एग्जांपल्स को तैयार मत कीजिए, लेकिन आपके माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो यही बात जो है यहाँ पे अगेन आपके सामने जो है वो मैंने रखी है कि कार्बन की पिकुलियर नेचर है। पिकुलियर से मुराद क्या होता है, पर्टिकुलर या फिर मखसूस होता है कि ये जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की वजह से सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में जो है ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आपने एक चीज जो सबसे पहले अंडरस्टैंड की वो ये है, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा जरा। आपने ये पढ़ा था जब कोवेलेंट कंपाउंड्स आपको पढ़ाए थे तो आपको कुछ बॉन्ड्स पढ़ाए थे आयनिक और कोवेलेंट। तो यहाँ देखें कार्बन ने जो है वो टोटल 4 बॉन्ड जो है वो बनाए हैं। अगर कोई एटम 4 बॉन्ड बना रहा है और उसका जो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जब लिंक अप होता है तो इसकी जो बॉन्ड है दैट इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। एंड आप सब जो है वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन व्हिच इज शेयर्ड बाय दीज टू एलिमेंट। क्योंकि दोनों एलिमेंट ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है इसलिए ये पूरा बॉन्ड पेयर इन दोनों के दरमियान में शेयर हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने दैट इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड।
तो अगर किसी दो एटम में कोवलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी हो, इट मीन उनमें आयंस नहीं बनेंगे। आयंस कब बनते हैं? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है। तो जब किसी एटम के पास आयंस है ही नहीं, इट मीन अगर आयंस ही नहीं है तो उनका बॉन्ड कोवलेंट है, और कोवलेंट बॉन्ड के रिएक्शन कभी भी आयनिक नहीं होते, बल्कि वो स्लो रिएक्शन होते हैं, या फिर क्या कहलाते हैं, कोवलेंट रिएक्शन होते हैं। तो आपको इस टॉपिक की तरफ समझाने से पहले आपको पहले मैं सॉलिबिलिटी वाला पॉइंट इसी से रेलिवेंट है, तो आपको जो है वो पहले बता दूं। यहाँ देखिएगा कि हमने भी क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो उनमें बॉन्ड कोवलेंट है। कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से इनकी जो रिएक्शंस होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बच्चों ये तीन आपके सामने एग्जांपल दी गई है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। एक एग्जांपल आपके पास बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन का फार्मूला क्या है? C6H6। और ये बेंजीन जो है वो नेचर में लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। इसी तरह डाइथाइल ईथर है, ये पानी की शक्ल का ही होता है, लेकिन ये जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड है। इसी तरह पेट्रोल है। तो ये तीनों कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, और इन सब के अंदर भी बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है? कार्बन टू हाइड्रोजन। इसी तरह ईथर का स्ट्रक्चर अभी आप आगे पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह पेट्रोल के हवाले से भी आपको फिर समझ आएगी। तो चूंकि इन कंपाउंड्स में ये तीनों कंपाउंड्स क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जो कि किस कैटेगरी में आ रहे हैं? नॉन पोलर में आ रहे हैं। तो जो लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल है कि जो चीज जैसी हो वो अपने जैसे में ही हल होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो है वो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये भी सॉलिबिलिटी के लिए अपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं, ये वाटर के अंदर आसानी से हल नहीं हो सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आप इनके रिएक्शंस की बात करें, क्योंकि इनमें आयंस नहीं पाए जाते। अभी आपने देखा कि ये रिएक्शन किस तरह से बनते हैं, इनके कंपाउंड में स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग जो है वो कोवलेंट है, इनके मॉलिक्यूल की नेचर कोवलेंट है। तो इनके रिएक्शन जो है वो स्लो होंगे। स्लो क्यों होंगे? क्योंकि अगर कोई बॉन्ड कोवलेंट है तो उसको तोड़ने के लिए आपको, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन टू कार्बन है, इसकी पहले बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, तो पहले तोड़ने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। फिर अगर फॉर एग्जाम्पल इसका रिएक्शन आपने किसी और चीज के साथ करवाया है, तो रिएक्शन करवाने के लिए इसके बॉन्ड को अगेन रीअरेंज होना पड़ेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इनके रिएक्शंस क्या होते हैं? स्लो होते हैं। और जनरली इनकी जो प्रोडक्ट बनेंगे, इनकी जो यील्ड होगी, यील्ड का मतलब होता है पैदावार, यानी जो चीज फॉर्म होगी इससे उनकी जो फॉर्मेशन का, जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो लो होगी। यही वजह है कि इनकी जो मॉलिक्यूलर नेचर होती है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इनका रिएक्शन का रेट क्या होता है बच्चों? स्लो होता है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो है वो हमारे पास आपकी बुक में ये टॉपिक तो नहीं है, लेकिन वर्ड है, तो आपके लिए आप लोगों ने ये डेफिनेशन जरूर तैयार करनी है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन है आपके पास बच्चों, होमोलोगस सीरीज। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलोगस सीरीज, और ये डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है बच्चों, इसको नोट डाउन करना है आप लोगों ने, और इसको तैयार करना है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखी है। ये आपके पास कुछ कंपाउंड है बच्चों, मीथेन। मीथेन का फार्मूला आपने पढ़ा है। मीथेन को हम क्या कहते हैं आम जुबान में? सुई गैस, ठीक है। ये जो आपके घरों में गैस आती है वो मीथेन है। इसके अलावा उसमें कुछ सल्फर के कंपाउंड होते हैं जिससे इसमें स्मेल पाई जाती है, खैर उसको छोड़ें। तो मीथेन जो है इसका फार्मूला क्या है? CH4। इथेन का फार्मूला क्या है? C2H6। अगेन इथेन, और फिर उसके बाद प्रोपेन, फिर देन ब्यूटेन, देन पेंटेन, ठीक है। तो ये कहलाती है पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक क्लास है जिसका नेम है अल्केन्स, ठीक है। अल्केन्स के बारे में डिटेल आपको बाद में समझ आएगी। आप समझें ये एक होमोलोगस सीरीज है, और इसमें होमोलोगस सीरीज के डिफरेंट मेंबर्स हैं। अगर आप इस मेंबर का इस मेंबर से डिफरेंस निकालें, यानी C2 को माइनस करें C1 से, तो जवाब क्या आएगा? C1। H6 को आप माइनस करें H4 से, तो जवाब क्या आएगा? H2। इट मीन ये दोनों एक दूसरे से कितने यूनिट टाइम डिफर करें? CH2 टाइम। इसी तरह अगर आप इथेन और प्रोपेन का कंपैरिजन करें तो 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1, 8 से 6 माइनस करेंगे तो 2, इन द सेम वे 12 से 10 माइनस करेंगे तो 2, 5 से 4 माइनस करेंगे तो 1। तो इट मीन होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज है कंपाउंड की जिनमें इन तमाम कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। हर मेंबर दूसरे मेंबर से कितने टाइम डिफर कर रहा है? CH2 टाइम, ठीक है। यानी हर स्टेप पे पेंटेन के बाद जो नया मेंबर ऐड होगा तो उसमें आप कितना इजाफा कर लें? CH2 टाइम। तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? C6H14,
ठीक है। तो इस तरह से इनमें डिफरेंस जो है वो CH2 यूनिट का आता चला जाएगा। तो होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिनमें हर मेंबर इस सीरीज का दूसरे मेंबर से CH2 टाइम डिफर होगा और इन सब की प्रॉपर्टीज एक सीरीज में जो है वो सिमिलर होंगी। और ये कौन सी होमोलोगस सीरीज कहलाती है? ये अल्केन की होमोलोगस सीरीज कहलाती है, ठीक है। इसी तरह अल्कीन की भी होमोलोगस सीरीज होती है। वो क्या चीजें हैं वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में आइडिया हो जाएगा। अभी आपने सिर्फ होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन और ये एग्जांपल जो है वो आपने तैयार करनी है। अच्छा बच्चों, ये आपके सामने जो है वो मैंने काफी सारे कंपाउंड्स जो हैं वो रखे हैं ताकि आपको पता चले कि कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यहाँ देखिए, ये आपके सामने मीथेन का स्ट्रक्चर है। इसी तरह कुछ कंपाउंड होते हैं जिनमें एक क्लास अल्कोहल की क्लास कहलाती है, एक क्लास एल्डिहाइड की क्लास कहलाती है। इसी तरह ये जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अभी आपने इसको देख के परेशान नहीं होना, आपको सिर्फ ये दिखाना मकसद था कि आपको पता चले कि कार्बन की सेल्फ लिंकेज की एबिलिटी की वजह से ये इस तरह मिलियन ऑफ कंपाउंड जो है वो इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनमें ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, जिसके बारे में आपको फर्दर लेटर ऑन जो है वो आइडिया दिया जाएगा। तो यहाँ देखें कि हम ये कह रहे हैं कि होमोलोगस सीरीज का बच्चों अपने माइंड में आपने कंसेप्ट रखना है कि इनके तमाम जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें एक दूसरे के साथ एक क्लोज रिलेशन पाया जाता है, जिसको हमने किस तरह से स्टडी करना है? होमोलोगस सीरीज से। और चूंकि जब हमने ये होमोलोगस सीरीज बना ली है तो इससे हमें क्या मिला कि हमने मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करना हमारे लिए आसान हो गया, ताकि हम सिर्फ इसको फ्यू होमोलोगस सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको कन्वर्ट ना करें तो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है, इसी तरह इथाइल अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल है एंड सो ऑन। तो इस तरह से इतने मिलियंस ऑफ कंपाउंड बन जाते हैं कि जिनको हमारे लिए स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज बनाने का फायदा क्या होता है कि एक सीरीज जो है वो हाइड्रोकार्बन की बन जाती है, एक होमोलोगस सीरीज अल्कोहल की बन जाती है, एक जो है वो एल्डिहाइड की, और इसी तरह ये सिलसिला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स तक चलता चला जाता है। तो हमारे पास मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आप एक डिफरेंट क्लास में समा देते हैं, एक ऐसी क्लास में समा देते हैं जिसमें तमाम मेंबर्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं और वो एक दूसरे से CH2 टाइम डिफरेंस शो कर रहे होते हैं, तो इस तरह उनको स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाता है और उनकी सिमिलैरिटी के बिहेवियर को हमारे लिए स्टडी करना आसान हो जाता है। तो हमने क्या कहा कि इस होमोलोगस सीरीज बनाने की वजह से जो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको स्टडी करना आसान हो गया है। यानी हमारे पास हमने एक एक कंपाउंड को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें चंद फ्यू होमोलोगस सीरीज को ही स्टडी करना होगा। उसके बाद अच्छा ये बताएं, ये आपके पास जो है ये आप लोगों ने 12 ये डायग्राम जो है वो अपनी लाइफ में स्पेशली गर्ल्स ने जो है वो नोट डाउन की होगी। तो ये बच्चों आपके पास एक कंपाउंड है दैट इज नोन एज द स्टार्च, ठीक है। ये अक्सर कपड़ों में जो है वो आप कलर वगैरह देने के लिए यूज करते हैं और इसका अगर आप फार्मूला देखें स्टार्च का, तो इसका फार्मूला होता है बच्चों C6H10O5N। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन? यहाँ पे एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है थाउजेंड्स को, कि जो स्टार्च के मॉलिक्यूल में ये थाउजेंड्स एटम्स हो सकते हैं। इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आप इसको इस तरह एक सिंगल आइटम के साथ नहीं लिख सकते। और स्टार्च जो है वो नेचर में आपको ऐसे जो है वो मिलती है। इसी तरह अगर आप प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स के बारे में भी आप जानते हैं कि इनकी मॉलिक्यूलर मैसेज जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं और इनमें मॉलिक्यूल्स जो है वो 1000 से लेके 1 मिलियन तक हो सकते हैं। 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस कदर बड़े होते हैं, इतने लार्ज होते हैं और उनका स्ट्रक्चर इस कदर कम्प्लेक्स होता है कि इसको हम जनरली किस में स्टडी करते हैं? कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो इसकी प्रॉपर्टी में आ जाता है। ये सारे पॉइंट्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर आप देखें तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि एग्जिस्ट करती है जिसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसो का मीन होता है सेम एंड मेरिज्म का मीन होता है स्ट्रक्चर। इट मीन ऐसे वो तमाम कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ देखे ये आपके पास एक कंपाउंड है दैट इज नोन एज द ब्यूटेन। ये आप लोगों ने बच्चों तैयार करनी है इसकी एग्जांपल, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H10। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, यानी जो आप ड्रा करके लिखोगे दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जरा लिखते हुए मिस हो गई है, यहाँ पे आपने एक और लाइन डाल के इधर हाइड्रोजन डाल देना है। यहाँ देखिए हर एक केस में इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 4, 1 2 3 4। इस कार्बन के भी कितने हैं? अगेन 1 2 3 4। इस कार्बन के कितने हैं? 1 2 3 4। तो हर कार्बन के आपको टोटल बॉन्ड याद रखिएगा कितने बनाने हैं आपने? 4, ठीक है। 4 से कम या 4 से ज्यादा नहीं बनाने।
तो एक तो आपको यहाँ पे हर जगह पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड रखनी है। सेकंड चीज आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, इस कार्बन में टोटल कार्बन 4 है और अगर आप हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन जो आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है तो टोटल मिला के हाइड्रोजन कितनी जाएंगी 10। इट मीन इस कार्बन में चारों कार्बन आप एक दफा सीधे लिख लें। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि 3 कार्बन सीधे लिखें, चौथा कार्बन इस सेकंड कार्बन के नीचे डाल दें। तो इसको बोलते हैं आइसो। आइसो का मीनिंग होता है चेन, ब्रांच, यानी इस कार्बन की ब्रांच बन गई है। यहाँ पे कार्बन की ब्रांच नहीं बनी बल्कि ये चारों एटम एक ही सीध में है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी इन कंपाउंड में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये होता है कि इन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो अगर आप इनकी काउंटिंग करें इसके अंदर भी टोटल कार्बन 4 होंगे और हाइड्रोजन अगर आप इनको 1 बाय 1 करके यहाँ भी एक हाइड्रोजन डाल लीजिएगा तो ये हाइड्रोजन 10 होंगी। तो इस तरह से हमने कहा कि इनमें वेरी कॉमन फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म, वो इनमें एग्जिस्ट करता है। इट मीन ये डेफिनेशन है बच्चों यहाँ से आपने तैयार करनी है कि दिस कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। और उसके बाद ये आपने ऑर्गेनिक रिएक्शंस के रेट के बारे में पढ़ लिया कि चूंकि आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स ही नहीं है, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होता है तो इनके बॉन्ड को एनर्जी एक बार देनी पड़ती है, फिर ये अपने आप को रीअरेंज करते हैं। तो इनकी नेचर जो है वो मॉलिक्यूलर होती है, दैट्स व्हाई इनके रिएक्शंस क्या होते हैं, स्लो होते हैं। और ये सॉल्युबिलिटी का पॉइंट अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है वो डिटेल में स्टडी किया था। उसके बाद जो है वो हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये जो है वो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मेन जो है अगर आप देखें तो इसको हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे मॉलिक्यूल की या हमारी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स आपके सामने यहाँ बने हुए हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, वाइटामिन हैं, इन सब के स्ट्रक्चर में जो है वो ये एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह जो है जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, या इसी तरह जो हमारे पास मेडिसिन हैं या जो कपड़े आप पहनते हैं उन सब के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा लास्ट बहुत सारे इयर्स में जो टाइम गुजरा है उनमें साइंटिस्ट ने जो है वो प्लास्टिक, सिंथेटिक रबड़, मेडिसिन ये तैयार किए हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये जो खुराक को महफूज करने वाली जो चीजें होती हैं। पेंट्स हैं, वार्निशेस क्या होती हैं, ये जो आपकी फर्नीचर की पॉलिश होती है। टेक्सटाइल फाइबर, ये जो कपड़ा बनाने की सनत है, या जो खादों की सनत है। पेस्टिसाइड्स होते हैं ये आपके जो स्प्रे होते हैं जिनमें पेस्ट को किल किया जाता है। डिटर्जेंट्स में आपके सोप एंड सरफ आते हैं। कॉस्मेटिक्स जो है वो आपके मेकअप के सामान से रिलेटेड है, या जो डाइज, जो कलर्स हैं, उन सब के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो है वो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और इस तरह से ये जो सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं ये हमारे पास नेचुरली अकरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उसको जो है वो रोक देते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ से अंदाजा होगा कि ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। ये डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मेडिसिन, रबर, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड, उसके अलावा ये डाइज, ये डिफरेंट चीजों में जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो आज का लेक्चर जो है बच्चों हमारा यहाँ तक वाइंड अप होता है। तो इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या आपको कोई बात समझ नहीं आई तो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो कल की जो लेक्चर होगा वो आपके लिए मैं आपको बताऊंगी कि पेपर्स कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। पेपर्स कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप तो आपको जो है वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। तो इससे रेलिवेंट जो है वो कल मेरा लेक्चर होगा। कल मैं आपको टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं बल्कि मैं सोच रही हूँ आपको वीक में 2 डेज जो है वो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर की जाए ताकि आपको समझ आए कि आपने वो कौन सी स्मार्ट ट्रिक्स अपनानी है जिसको अपनाकर जो है वो आप पेपर में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर लें, या वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं और वो आपको नहीं करनी है ताकि आपकी जो है वो इम्प्रूवमेंट आए, आपकी राइटिंग के अंदर आपकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो। तो इस हवाले से जो मेरा एक्सपीरियंस है जो हम लोग मार्किंग करते हैं वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लेक्चर के लिए जो है मुझे इजाजत दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज।